हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आरपीएससी ड्रीमर पार्ट टू सक्सेस चैनल पे। सबसे पहले आपको दीपावली के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ ये त्योहार आपके जीवन में अपार सफलताएं लेके आए और आप अपने सपने को बहुत ही जल्द पूरा करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में जो व्यापक कोचिंग कल्चर है उस पे है, जो अब मात्र एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। इन संस्थानों में जो नैतिकता का जो पतन हुआ है वह काफी शोचनीय है। छात्रों को किस प्रकार से दिग्भ्रमित करके उनसे जो पैसे ऐंठने का खेल चालू है, आज हम थोड़ा उस पर विचार करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्या वास्तविकता में आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता है कोई भी परीक्षा निकालने के लिए, और अगर है तो हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से उन चीजों को कम समय में कैसे पूरा करें और जो है बहुत कम समय में अपने सिलेक्शंस की गारंटी को सुनिश्चित करें। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही कि मैंने जो है प्रथम प्रयास के अंदर बिना किसी कोचिंग के घर बैठकर आरएस का जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण किया। और उसके साथ साथ अगर आप ये स्ट्रेटजी को भी फॉलो करें या फिर अपने अनुसार किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें सेल्फ स्टडी करते हुए, तो आप उन कोचिंग संस्थानों से बेटर ढंग से तैयारी कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को बहुत कम प्रयास एवं सफलता के समय के साथ अच्छे नंबर्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ये जो हमारा लेक्चर है कि भाई क्या आप भी कोचिंग के दिलजने हैं। तो ये एक सटायर है और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा उन सभी कोचिंग के फैन से जिनको मेरी बातें ऑफेंड कर सकती हैं, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। किंतु ये जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसको मैं आपके साथ साझा करूंगा, किस प्रकार से ये जो राजस्थान के अंदर हम ये जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं बट उनको उतना एहसास नहीं होता, फ्रेशर्स को स्पेशली, तो उस बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। तो बस्टिंग मिथ्स अबाउट कोचिंग्स, तो जो हमारे जो विचार हैं जिस कोचिंग्स के प्रति, उनके बारे में हम एक एक करके उन पहलुओं को देखेंगे। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो हम शुरू करते हैं इसके साथ। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग आरपीएससी के दिलजले। तो एक प्रकार से जिस जैसा वातावरण जो है हमारे राजस्थान में बनाया जाता है कि कोचिंग को जिस तरह का दर्जा दिया गया है राजस्थान के अंदर, जहां पे एस्पिरेंट्स जो है उनको विभिन्न प्रकार के भ्रामक डाटा दिखाकर उनको जो है कोचिंग्स के अंदर एक प्रकार से ऐसे ठूस दिया जाता है, और उसके बाद कुछ समय बाद उनको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि शायद जो है हमारा काफी ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है, या फिर जो है जिन चीजों को हम कम समय में सीख सकते थे उनमें बहुत अधिक समय लग रहा है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कोचिंग्स के जो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से कल्चर चल रहा है कोचिंग के अंदर, उसमें सबसे बड़ी इसको फीस की फैक्ट्री के रूप में जाना जा सकता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के कोर्सेज वगैरह एक ही बैच के या फिर एक ही जो हमारी भर्ती है उसके विभिन्न कोर्सेज एक ही कोचिंग जो है बेचता है। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इसके अंदर, वो क्या होता है वो आप सब लोगों को पता होगा। वो होता है मनी। ठीक है, और उसमें कई प्रकार के भ्रामक डाटा दिखाकर, कई कई प्रकार की जो है सिलेक्शंस दिखाकर वो जो है कोचिंग्स अपना प्रमोशन करते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों को जो है विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को बेचने पे बाध्य कर देते हैं। एक मेंटल जो है आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाकर जो है आपके ऊपर जो है ये इस प्रकार का खेल चलता है। जैसे आप ये देखिए, और ये आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया होगा कि आप एक ही कोर्स के 50-50 बार अलग अलग बैचेस के रूप में इसको लाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्री का बैच, आपने देखा होगा कई सारी कोचिंग संस्थानों में प्री के अलग अलग बैचेस चलते हैं, साधना, आराधना, सौम्या, फलाना ढिकाना, बहुत सारे बैचेस चलते हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा मेंस ओरिएंटेड भी बहुत सारे बैचेस चलते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जो आरएस की तैयारी है वो बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड तैयारी है। बाय इंटीग्रेटेड इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपको इस कोचिंग संस्थान ने प्री का बैच दिया और आप प्री पास हो गए, तो क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट आरपीएससी द्वारा दिया जा रहा है कि आपने प्री पास कर लिया है, बधाई हो, आपको यहां पर जो है नौकरी लगा दी जाती है? ऐसा तो होगा नहीं। आपको जो है मेंस भी पास करना पड़ेगा, आपको फिर इंटरव्यू को भी फेस करना पड़ेगा, तो आपको एक पूरे इंटीग्रेटेड वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। किंतु आप ये देखिए, प्री के अलग बैच का कोई सेंस नहीं बनता है। कोचिंग संस्थानों को प्री प्लस मेंस ये ही एक इंटीग्रेटेड बैच होता है और यही सिलेक्शन की गारंटी आपको दे सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्री की तैयारी अलग करके और फिर आप इसके बाद प्री पास करने के बाद आप अगर मेंस की तरफ जाएंगे और आप अपने सिलेक्शन को सोचते हैं इस प्रकार से, तो ये जो सोच है आपकी, ये मुझे लगता है जहां तक बहुत ज्यादा घातक भी साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। क्योंकि जिस प्रकार का कंपटीशन है अभी राजस्थान के अंदर, इसमें कई सारे ऐसे भी होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए, कि जो आपका कंपटीशन होता है ना, उस कंपटीशन में दो दो प्रकार के लोग बैठते हैं। एक होते हैं फ्रेशर्स, ठीक है, और एक होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं। अब इन रिपीटर्स में भी दो प्रकार के होते हैं। एक जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे प्रीलिम्स हो गया, चाहे मेंस हो गया, चाहे वो इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। यानी कि इनके पास क्या है, इनके पास है अनुभव। बहुत ही शानदार इनके पास अनुभव है, ये पिछले 4-5 साल से निरंतर तैयारी कर रहे हैं। और एक होते हैं हमारे पास फ्रेशर्स, जिनको ABCD किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने ना कभी मेंस लिखा है ना कभी प्रीलिम्स लिखा है। तो सबसे ज्यादा घातक जो है इन फ्रेशर्स के लिए साबित होता है। अब आप बोलेंगे कि सर कई सारे फ्रेशर्स भी तो सेलेक्ट होते हैं, ऐसे तो है नहीं। तो मैंने बात की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ज्यादातर जो फ्रेशर्स को देखोगे ना, उन फ्रेशर्स ने अपनी एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनाई होती है। एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनाई होती है, उस आधार पर वो प्री मेंस प्लस इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और होपफुली उनका सिलेक्शन भी अच्छे से होता है। ठीक है, वो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, और मैं खुद भी एक फ्रेशर ही रहा हूं, तो ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी तैयारी की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। क्योंकि कई सारे फ्रेशर्स नहीं भी होते हैं पास, ठीक है, और बहुत सारे फ्रेशर्स सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ऐसा क्या था, सेम कोचिंग संस्थान थी या फिर जो है सेम पढ़ाई का तरीका था, तो ऐसा क्या था जिस वजह से जो है इन दोनों के सिलेक्शन में अंतर आ गया? ठीक है, तो इन दोनों चीजों की भी बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो तथ्य देखने को मिलता है वो है टॉपर्स की फैक्ट्री। ये बहुत ज्यादा बड़ा सटायर है और इसको मैं आपको चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी इसको समझ लें, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेटर होगा अपना एक रैशनल डिसीजन, तार्किक निर्णय लेने के लिए। ठीक है,
एक आरएस की वैकेंसी के अंदर लगभग 1000 के आसपास जो है पद आते हैं। टू बी प्रिसाइज 988 हमारी वैकेंसी में थे, 972 अभी 23 की वैकेंसी है जिसका हमने मेंस दिया है, और अभी 733 के अराउंड जो है कुछ पोस्ट वगैरह इसके अंदर है। तो यानी कि ये कुछ लगभग 1000 के अराउंड होती है। और आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा कि एक वैकेंसी के अंदर, जैसे जो हमारी वैकेंसी थी, उस वैकेंसी के अंदर अगर आप इंटीग्रेटेड वे में सभी कोचिंग संस्थानों के टॉपर्स की संख्या को गिनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 50,000 प्लस चली गई। तो क्या आरपीएससी ने पोस्ट बढ़ा दी? क्या ऐसा कुछ हुआ कि आरपीएससी ने पोस्ट बढ़ा दी? नहीं, छात्र वही हैं, वही 1000 के आसपास बचे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये अत्यधिक कहां से आ गए? इसका एक कारण ये है, इसका कारण जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक ही कोचिंग संस्थान, मान लीजिए एक छात्र है, वो छात्र सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसने जो है बहुत सारे तरीके से मान लीजिए अपनी तैयारी करी, और वो जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो इस विद्यार्थी से संपर्क करके जो है इसको विभिन्न प्रकार का जो प्रलोभन देके इससे अपना नाम कोचिंग के अंदर इंक्लूड करवाते हैं। और ये जो सबसे बड़ा खेल होता है, ये कब होता है? ये होता है मेंस जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं और जो इंटरव्यू में पहुंचते हैं, उन बच्चों में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, क्योंकि उन बच्चों के साथ ये क्या करते हैं, उनसे सबसे पहले एक फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, कंसेंट फॉर्म होता है वो। उस कंसेंट फॉर्म के आधार पर ही क्या किया जाता है, उनका मॉक इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए अब ये बच्चे ने मॉक इंटरव्यू दिया, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो ये मान लीजिए इस बच्चे ने मॉक इंटरव्यू दिया और इसके बाद ये फाइनल, मान लीजिए इसकी रैंक आ जाती है, जैसे मेरी रैंक थी 452 आ गई, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा है जिसकी 1450 रैंक आ गई, इसका मान लीजिए कि इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, दोनों बार जो सिलेक्शन वगैरह होना या फिर नहीं होने से संबंधित जो चीज होती है, अब इसको कोचिंग यूनिवर्सिटी कोचिंग जो होती है ये क्या करती है, इसको अपने जो है प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इसको छापती है। तो यानी कि जो इफेक्टिवली सिलेक्शन है वो तो हजार ही है, एक कोचिंग में हो सकता है एक भी छात्र उसका सेलेक्ट ना हुआ हो, किंतु वो ये दिखा देती है कि उसके कोचिंग से टॉप 100 के अंदर 50 बच्चे हैं और ओवरऑल सिलेक्शन उसके 650 प्लस है, मान लीजिए। यानी कि ये जिस प्रकार का ये जो खेल चलता है, मात्र मॉक इंटरव्यू दिला के और उनसे जो है सिलेक्शन की जो है उनको अपने उसके अंदर इंक्लूड करना, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसका उससे क्या बेनिफिट? अब आप बोलेंगे सर कि इससे तो क्या होता है, मतलब ठीक है तो प्रमोशन का अपना तरीका है। नहीं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये इतना बड़ा बिजनेस है जिसको आप ये समझिए कि जो फ्रेशर होता है ना, एक फ्रेशर बच्चा या फिर जिसको आरएस की जो स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा होता है, उसको इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि कब कैसी क्या प्रोसेस होती है, और ना वो कभी काउंट करने बैठा है कि सेलेक्ट A B C D 4 कोचिंग है, इन्होंने कितने सिलेक्शन दिए, चारों को जोड़ा तो ज्यादा हो गया नहीं हो गया, ये कैलकुलेशन का टाइम उसके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास भी ये टाइम नहीं होता है। तो और कोचिंग से इस बात को भली भांति जानती है, तो ये जब सिलेक्शन दिखाती है तो आपका जो है एक मानस उस कोचिंग के प्रति बनता है। और आप मान लीजिए ये जो कोचिंग है उसके अंदर विभिन्न विभिन्न विद्यार्थी जाते हैं, तो ये अपने मनमाने तरीके से जो फीस है उस फीस को जो है लेती है, यानी कि 3 गुना लगान आपसे लिया जाता है। तो आप ये चीज को समझिए कि किस प्रकार से इस एडवर्टाइजमेंट को करते हुए इन्होंने जो है आपसे आपकी जेब ढीली की जा रही है, आपको जो है विभिन्न प्रकार से जो है इन चीजों को फेस करवाया जा रहा है, ठीक है। और आप जो है एज अ फ्रेशर, मान लीजिए एक ऐसी कोचिंग के अंदर चले गए जिसने किसी भी प्रकार से वास्तविकता में कोई उसका सिलेक्शन नहीं है, किंतु इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से उसने मान लीजिए 550 सिलेक्शन दिखाए हैं, आपको उसकी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, और एक फ्रेशर जो है उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उसका क्या रिएक्शन आता है कि चांद पे है अपन। चांद पे अपन का मतलब क्या कि यानी कि उसको ऐसा एहसास होने लग जाता है कि मैंने फला कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो अब मेरा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि मैं आरएस तो बन गया, ठीक है। ये उनके पास जो है उनके अंदर एक जो है गलत विचार आ जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो आगे चल के उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद आता है धीरे धीरे, मान लीजिए अब ये फ्रेशर ने एडमिशन ले भी लिया, ठीक है, अब ये तैयारी शुरू होती है, और इस तैयारी के साथ शुरू होता है नोट्स का एक ढेर। ये नोट्स का ढेर कैसे होता है इसको मैं बताता हूं आपको। ये नोट्स का ढेर होता है नोट्स के माध्यम से, ठीक है, आपको विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ज्योग्राफी हिस्ट्री सभी प्रकार के नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉक टेस्ट चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो, चाहे जो भी अलग अलग प्रकार से जिनका स्ट्रेटेजी रहती है, मॉक टेस्ट से आप रहते हैं, उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये कितना खतरनाक है मैं आपको बता देता हूं कि भाई मैंने 2 बार अभी मेंस लिखा है, एक बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है, इस बार मैं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा था, और होपफुली देखते हैं कैसा कैसा क्या रहता है। तो ये जो डेली करंट अफेयर्स का जो सिनेरियो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और आपने एक चीज ये देखी होगी कि जो कोचिंग संस्थान के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको डेली करंट अफेयर से ज्यादा ये जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे करंट अफेयर्स के ये कोचिंग्स वाले डेली के वीडियोस डालते हैं, अनेक प्रकार से व्यूज आते हैं, और उससे ये कमाई का, क्योंकि इनको पता है कि डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जब अत्यधिक बाहर आता है तो छात्र का मन हो जाता है ऐसा कि हे भगवान क्या जुल्म है। तो इस पर कोचिंग का क्या जवाब रहता है? इस पर कोचिंग का जवाब रहता है भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फीस दे चुके हो आप, और आप एक इस ट्रैप में फंस चुके हो। आप क्या फंस चुके हो? एक ट्रैप में फंस चुके हो, ठीक है। तो इस ट्रैप से जब बाहर नहीं आने का रास्ता आपके पास मिलता है, तो ऐसी आपकी हालत हो जाती है, ठीक है। और इन सभी प्रेशर्स के बाद भी फिर आप इसको टैकल करते हैं, क्योंकि फ्रेशर है, जुनून होता है अपने अंदर, ठीक है। तो आप अपने जुनून से, आप अपनी तैयारी के माध्यम से क्या करते हैं, इसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं इन सभी नोट्स को रिवाइज करने की, ठीक है। और वो मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारी चीजें जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। आप इतने सारे करंट अफेयर्स की मान लीजिए पूरी की पूरी बुक तैयार कर ली आपने 500 पेज की, इस 500 पेज की बुक को आप कभी भी लास्ट के मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ये आप चाहे व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, और उसके बाद आप जो है जब भी आपके साथ ये सिचुएशन आएगी तो आप देख सकते हैं। तो जस्ट बिफोर प्रीलिम्स और मेंस के बाद, यानी सेवरल मंथ्स लेटर,
जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, उस समय होता है डर का माहौल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो है इतने सारे नोट्स का जो है बंडल बना लिया है कि आपने किया है रिवीजन बहुत कम रिवीजन किया है आपने। तो इस आधार पर आपका क्या हाल हो जाता है, एग्जाम के अंदर आप बन जाते हैं दिल जले। यानी कि आप एग्जाम हॉल के अंदर ऐसी हालत हो जाती है आपकी कि वहां पे आपको जो है चीजें समझ में नहीं आती। आपने पढ़ाई पूरी करी है, आपकी गलती नहीं है इसके अंदर, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, किंतु इस नोट्स के ढेर को आपने लास्ट में कंपाइल नहीं कर पाया, इसको कंपाइल ढंग से नहीं कर पाए, और लास्ट में आप जो है एग्जाम के अंदर इसका आउटपुट आपको उतना नहीं मिल पाता है जितनी आपने पढ़ाई की है। और मीनवाइल ये जो संस्थान है, अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके एथिकल इश्यूज पे, किंतु ये जो संस्थान है एक संवैधानिक बॉडी के रूप में देखें तो ये जिस प्रकार का पेपर सेट करता है, तो आपको ये बताना चाहता है कि क्यों हिला डरा ना। यानी कि ये उन सभी कोचिंग्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा कंटेंट है ना, उस कंटेंट के विपरीत एक ऐसा सिलेबस बनाता है, एक ऐसा पेपर तैयार करता है, और वो होता है एनालिटिकल पेपर। ठीक है, वहां पे आपकी समझ काम आती है, ठीक है, समझ ज्यादा काम आती है, और आपका पढ़ाया हुआ बहुत कम काम आता है। आता जरूर है पढ़ाया हुआ, लेकिन वो समझ पे है, यानी कि आपकी एनालिसिस पावर कितनी है, आपने रटा है ज्यादा या फिर आपने जो है चीजों को समझा है। और अगर आपने चीजों को समझा है तो वो ज्यादा तरीके से आप जो है वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर डिलीवर कर पाएंगे, अपितु कि भाई आपने जो है सारी चीजों को जब क्रैमर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद जो फ्रेशर्स जो होते हैं, या फिर जो ज्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं जो इन कोचिंग पे जिस प्रकार से एक ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, अंधविश्वास के रूप में इनके साथ रहते हैं, तो उनकी हालत क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो उनकी हालत ऐसी होती है कुछ। और जस्ट प्रीलिम्स के पश्चात का क्या माहौल होता है, तो प्रीलिम्स के पश्चात जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी हालत कुछ दिल वालों के जैसी हो जाती है। यानी कि ये अजय देवगन है, इसकी हालत जैसी हो जाती है कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी कि एक सटायर है, माफ कीजिएगा, लेकिन यही वास्तविकता है कि जिस प्रकार से जो फ्रेशर्स की जो हालत होती है वो इन कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुछ इस प्रकार से कर दी जाती है। और प्रीलिम्स के बाद जो कोचिंग संस्थानों का क्या रोल होता है, तो प्रीलिम्स के बाद ये निकालते हैं बंदूकें। ठीक है, ये निकालते हैं वो वेपन्स, मेंस के बैचेस निकालना शुरू करते हैं, मेंस का भी ए बी सी डी, यानी कि आप देख रहे हैं मेंस के भी चार चार बैचेस वगैरह इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। टेस्ट सीरीज निकाल रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग नामों से जो है इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो इनको जो है बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ठीक है, इन लोगों को कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की शर्म इनके अंदर नहीं है। और यहां से शुरू होती है एक बहुत ही खराब साइकिल। यानी कि यहां से जो है वो मनोदशा जो है उनकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इनकी फ्रेशर्स की, या फिर जो बच्चे इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं उनकी। तो ये प्रकार से एक ऐसे ही मैं एक क्लिप ऐड कर दी थी मैंने कि भाई जैसे कोई व्यक्ति जो है बाहर के, जब हमारे पड़ोस के, ठीक है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो जब पूछते हैं कि भाई आप इतने साल से जो है आरपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका एक भी बार क्यों नहीं हुआ है, और क्योंकि आपने मेहनत करी है, तो फिर आप उनको इस प्रकार से मुंह फट होकर जवाब देने की आपको आदत पड़ जाती है। और यहां से आपका खराब होना शुरू होता है व्यवहार। ठीक है, आपका व्यवहार जो है अपने आस पड़ोस से। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, कोचिंग। ये कोचिंग संस्थान जिन्होंने अनैतिकता, अब इसमें आप ये कहेंगे कि नहीं सर कोचिंग सिलेक्शन भी तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो अच्छे से कार्य करते हैं, कई सारे संस्थान है जो इस प्रकार के जो है बच्चों के मनोभाव से नहीं खेलते हैं, लेकिन कई सारे संस्थान, ज्यादातर संस्थान इस प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछले वालों में। अगर आपको लगता है ऐसे कई सारे संस्थान जो ऐसा सब नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, उनके द्वारा एक अच्छा नैतिकता का पालन किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर जो संस्थान है ना, वो इस प्रकार से करते हैं, बहुत सारे संस्थानों के द्वारा ये किया जाता है। तो मैं उनके बारे में आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। मेरे को सभी किसी भी प्रकार से कोई भी कोचिंग्स के प्रति किसी भी प्रकार का मेरा द्वेष नहीं है, सिर्फ मैंने जो ये व्यक्तिगत अनुभव किया है ना, मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ। और अगर आपको ये चीज सही लगे तो आप इसको फॉलो कीजिए, इसको नहीं भी लग रहा है तो भी आपकी मर्जी है। जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और आपको अगर जैसा भी आपका जो इंट्यूशन है वो जो कहता है उसको आप करिए। और ये जो बच्चे होते हैं ना, जब इनका व्यवहार खराब हो जाता है, तो ये बन जाते हैं आतंकवादी। आतंकवादी इन द सेंस कि ये जो है समाज से, परिवार से कटाव शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने फेलियर्स की इतनी आदत हो जाती है कि ये बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और आपको जो है क्या बनना है, आपको किड्स से रहना है। किड्स क्योंकि, अब आप कहेंगे सर किड्स क्यों, लेजेंड्स क्यों नहीं? किड्स इसलिए क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता, इनके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी जो है ग्लानि नहीं होती, किसी भी प्रकार का ऐसे कोई भी मनोभाव नहीं होता, ये स्वच्छंद रूप से जीवन जीते हैं। और आपको किड्स बन के ही क्या बनना है, आरएस। ठीक है, आपको कोचिंग संस्थानों से या फिर किसी भी चीज के ब्रेकअप से आपको क्या करना है, निराश नहीं होना है। आपको किसी भी कोचिंग ब्रेकअप से निराश नहीं होना है। ये बच्चे जिस प्रकार से जो है लेजेंड्स जो कि आतंकवादी बन रहे हैं, इनको नहीं बनना है। हमें हमें आईएएस बनना है, हमें आरएस बनना है, हमें स्टेट सर्विसेज में जाके हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है। और अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो जिस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है उसमें आपको लीग से हटकर तैयारी करनी होगी। तो इस प्रकार की ये बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, कि भाई यूपीएससी या फिर आरपीएससी में तो सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या तो टॉपर होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये तथ्य सही नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। आपने कुछ चीजों पर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, कुछ लोगों पे, कुछ संस्थानों पे, कि भाई वो आपको जो है एक लॉन्ग टर्म साइकिल के लिए, वो आपको एज अ बिजनेस मटेरियल के रूप में देखते हैं अपने लिए। ठीक है, एक कंज्यूमर के रूप में देखते हैं। ठीक है, जिनके लिए आप जितने लंबे समय तक उनसे जुड़े रहेंगे उतना ही उनका आर्थिक फायदा होगा। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और किसी भी कोचिंग संस्थान के आप फैन ना बने। ठीक है, क्या आपको वो कोचिंग संस्थान फ्री में पढ़ा रहा है? अगर आपको फ्री में पढ़ा रहा है पूरा का पूरा, तो आप उनके फैन बनिए ना, बिल्कुल कोई बात नहीं। क्या वो कोचिंग संस्थान आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है? क्या आपको जो मैंने पीछे चीजें बताई है, अगर वो चीजें नहीं कर रहा है कोचिंग संस्थान, तो बहुत ही बढ़िया चीज है, फिर तो आप उनके फैन भी बनिए। लेकिन किसी भी चीज को ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है आपके स्वयं के लिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये आपका खुद का है। ये कोई भी संस्थान आपको
चलाने नहीं आएगा, ठीक है? या कोई भी संस्थान आपके जीवन की गाड़ी को नहीं दौड़ाएगा, आपके पेरेंट्स के सपनों को पूरा आप ही को करना है और उसके लिए स्ट्रेटजी भी आप ही को अपनानी पड़ेगी। तो ये एक प्रमुख चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अब आपको लग रहा होगा कि भई ज्ञान तो बहुत दे दिया इसने, क्रिटिसिज्म तो बहुत दे दिया। हमारे आरएस में जो है तैयारी में आपको पता होगा क्रिटिकली एनालाइज में आपने सबका पूरा का पूरा उसके उसके क्रिटिसाइज़ तो कर दिया। अगर आपने लास्ट में वे फॉरवर्ड नहीं लिखते हो ना, तो आपको मार्क्स ना बहुत कम मिलते हैं। तो वही चीज़ है, क्यों? फिर एग्जामिनर बोलता है ये तो सिर्फ क्रिटिसिज्म ही आता है, इसको तो सॉल्यूशन तो बता। तो इस प्रकार से आपके मन में भी एक चीज़ आ रही होगी कि भई तूने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो कर लिया, अब तू ये तो बता हम क्या करें? तू ये तो बता भई कि अरे हम करें तो क्या करें? ये चीज़ बता। तो ठीक है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो चीज़ है मैंने अभी वैसे अभी कंटिन्यूअस में है, इन चीज़ों को कंटिन्यूटी में रखते हैं। मैंने ये बताया अभी आपको कि भई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है? उसके प्रोस, कॉन्स दोनों चीज़ों को देखें और ये चीज़ों को बारीकी से पढ़ें, ठीक है? आस-पास के जो बच्चे हैं, छात्र हैं और स्पेशली मेरी तो आपसे ये सलाह रहेगी कि जो ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड का मतलब ये नहीं कि जो सिलेक्टेड है, नहीं। जो नॉन सिलेक्टेड भी है मान लीजिए, आप एक चीज़ को ये ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे ने मेंस लिखा है ना, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी में है, जिन्होंने कभी इंटरव्यू तक के लिए गए ना, उनका भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम क्या करते हैं एज़ अ फ्रेशर, हम सभी चीज़ों को रैंक के साथ, सिलेक्शन के साथ तोलते हैं। यानी कि आपके फ्रेशर के दिमाग में क्या रहता है? आपके फ्रेशर के दिमाग में रहता है कि ये बंदा अगर सिलेक्टेड है ना, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाएगा और ये नॉन सिलेक्टेड है ना, तो ये सही नहीं पढ़ाएगा। तो इस मिथ्या को, इस तथ्य को आपको अपने दिमाग से दूर करना पड़ेगा। बहुत सारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिलेक्टेड नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। तो इस वजह से आपको इस जो है मिथ को, तो ये हमारा पहला मिथ था, इस मिथ को बस्ट करना होगा। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। उनके द्वारा दिए गए नोट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है? वो नोट्स सफिशिएंट नहीं हो सकते। हो सकता है वो फैक्चुअली प्रीलिम्स में आपके काम आ जाए, लेकिन जिस प्रकार के पेपर, एनालिटिकल पेपर, और अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं मेंस का जो इस बार का पेपर हुआ था 2023 का, उसमें मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से जो कोचिंग जो आपको बता रहे हैं ना बहुत सारी गलत गलत चीजें कि हमारे यहाँ से आ गया, हमारे ऐसा आ गया, कहीं से कुछ नहीं आया भैया, कहीं से कुछ भी नहीं आया, ठीक है? तो वो चीज मैं बताऊंगा किस प्रकार से जो है आपको एक गलत तरीके से भ्रामक सूचनाएं दी जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मस्ट है, ये मस्ट है, इसको आप स्टार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के सवालों को एक बार आप देखें। अब आप बोलेंगे सर कि यार बहुत सारे पुराने भी तो हो गए, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इको सर्वे देखें, लेकिन आप ये तो देखें जो फैक्चुअल पोर्शन है, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, उसको आप कवर करने का प्रयास करें वहां से, ठीक है? उन प्रीवियस ईयर के सवालों को देखें और फिर उनमें सोचें कि भाई आपने मान लीजिए कि एक टॉपिक पढ़ा या फिर राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी, अब आपने उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए, तो आपको एक चीज पता चलेगी, स्पेशली आरएस प्रीलिम्स में आपको ये पता चलेगा कि आरएस प्री में कुछ भी सीधा नहीं है। कुछ भी आपसे सीधा नहीं पूछा जाता, वो घुमा फिरा के पूछते हैं आपसे। और आपने जो है जिस प्रकार के नोट्स पढ़े हैं ना, वहां पे आपकी एनालिटिकल पावर तो है शून्य, तो आप फिर उन सवालों को जो है या तो नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसमें कहीं ना कहीं तुक्का गैसिंग करते हैं और फिर आपका स्कोर या तो आप बहुत मार्जिनली सेलेक्ट होते हैं या फिर आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। अगर आपको, जैसे मेरा स्कोर था 133 प्लस पहले, यानी कि मैं बहुत ज्यादा नंबर आगे था इससे। इसके अलावा मेरा पिछली बार भी 100 प्लस था, यानी कि 16-17 नंबर में पिछले वाले में भी आगे था। यानी कि ये जो चीजें थी और ये जो मानसिक तनाव था, और एक चीज और है इसको मैं आगे बताता हूँ अभी आपको। फिर अगला चीज आती है ऑथेंटिक सोर्सेस। आप हमेशा से ऑथेंटिक सोर्सेस के ऊपर ही रिलाई करें। जो हमारी आरबीएससी की 4 बुक्स आती हैं, उनको आपको कंसिस्टेंटली उसको पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ना है, ठीक है? तब जाके आपका जो है पकड़ बन पाएगी। दूसरी चीज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कोई भी चीज ऐसी है, हर चीज का आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। मान लीजिए आपकी हिस्ट्री है, ठीक है? हिस्ट्री में आते हैं राजा, ठीक है? हिस्ट्री में आती है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, हिस्ट्री में और पुरानी हिस्ट्री भी आती है। हमें जो संस्थानों में ज्यादातर देखा जाता है कि इसको दिए जाते हैं 5 महीने, यानी कि, और इससे सवाल आते हैं 3 या फिर 0 से लेके 2 बस। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें मराठा आते हैं, ठीक है? इसमें जो हमारी राजस्व व्यवस्था है वो कैसी थी, यानी कि हम इन कहानियों को पढ़ने की बजाय हम जब इस फैक्चुअल पोर्शन को, इस बहुत अच्छे पोर्शन को पढ़ेंगे ना, यहाँ से सवाल आते हैं 5 से लेके 10, 12, 15 तक भी चले जाते हैं। तो इतने सारे जब आते हैं, तो यानी कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आना चाहिए, और तो तब ही जाके आपका जो स्कोर है ना वो ढंग से इंप्रूव हो पाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कैसे करें, हम तो फ्रेशर हैं। तो तभी तो मैंने कहा आपको सेकंड पॉइंट कि प्रीवियस ईयर के सवाल देखिए। प्रीवियस ईयर के सवाल में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेपर के अंदर हिस्ट्री से कितने आए हैं, इको से कितने आए हैं, ज्योग्राफी से कितने आए हैं, साइंस टेक से कितने आए हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आप खुद ही अपने आप से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है? और खुद का किया हुआ एनालिसिस हमेशा बेनिफिट देता है आपको, चाहे वो आपका प्रीलिम्स होगा, चाहे वो आपका मेंस होगा, दोनों के अंदर आपको बहुत ढंग से वो बेनिफिट करेगा, ठीक है? और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप मार्क कर लीजिए, अगर आप आरएस के स्टूडेंट हैं, बाकी जिनमें सिंगल एग्जाम से उनके लिए तो ये चीजें थी, लेकिन अगर आप आरएस के स्टूडेंट्स हैं ना, कोई भी प्री की अलग से तैयारी नहीं होती है, कोई भी मेंस की अलग से तैयारी नहीं होती है, हमेशा होती है प्री प्लस मेंस की तैयारी। आपको प्री पास करने पे किसी भी प्रकार से जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आपको किसी प्रकार का अवार्ड नहीं देंगे, आरपीएससी कोई अवार्ड नहीं देगी। आप मेंस क्वालिफाई करने पे भी आपको किसी प्रकार का अवार्ड नहीं मिलेगा। आपको प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्कोर जो है मेंस के अंदर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे। और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए भी आपको इंटरव्यू के भी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब वो मॉक टेस्ट के लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। वो चीज के बारे में जब हम, ये सारी चीजें जब आएगी, वो सिचुएशन आएगी, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो चीज थी, प्री प्लस मेंस की हमेशा इंटीग्रेटेड तैयारी करें। आज जो फ्रेशर्स हैं, मान लीजिए आज जो फ्रेशर्स होंगे, जिन जो भी अभी इस बार का 2025 का जो अभी फेब में जो प्रीलिम्स है वो दे रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि अभी 3 महीने हैं, अभी समय कम बचा है, तो आप इस पे प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको जब समय मिलता है, समय अगर आपके पास है, तो आप एक काम कीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
या फिर एथिक्स का, या फिर जो मेंस का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस आप उठाइए, उस मेंस के सिलेबस में 2 टॉपिक आप पहले कोशिश कीजिए, एक बार रीडिंग मार लीजिए, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एथिक्स हो गया, और कोई छोटा सब्जेक्ट हो सकता है जैसे सोशियोलॉजी हो गया। और अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में मेरी सहायता की आवश्यकता है, या आपको चाहिए कि भाई मैं इस पे कोई लेक्चर वगैरह देके आपका एक क्विक रिवीजन करवा लूं जैसे मैराथन टाइप का, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। एक मैराथन वीडियो हम उस पर चला लेंगे, 4-5 घंटे का जो भी होगा उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ताकि क्या है कि आपका एक क्विक रिवीजन बीच में, जब भी आपका कोई भी, मान लीजिए आप इस पूरी तैयारी में अभी आप जोरों शोरों से लगे हुए होंगे, तो मेहनत के साथ अभी आपको देखिए हार्ड वर्क तो करना ही है, ठीक है, लेकिन उसको स्मार्टली करना है, ठीक है, स्मार्टली करना है। आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई करने का कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, आपको मेंस के अंदर जब एज लेना है ना, हमेशा बात आती है एज की, आप एज कब कहाँ ले पाएंगे, उस एज को लेने का एक ही तरीका है कि मान लीजिए आपने जब प्री दिया, ठीक है, प्री के जस्ट बाद जब आप मेंस की तैयारी में लगेंगे ना, तो आपके पास ऑलरेडी एक बेसिक नॉलेज होगा कि भाई पबैट क्या होती है, एथिक्स क्या होता है, ठीक है, या फिर छोटे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में एक हल्का फुल्का एक आइडिया होगा, और उस आइडिया के आधार पर आप क्या कर पाएंगे, अपनी मेंस की तैयारी को और अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं इस बार आपको, कि इस बार आरपीएससी किसी भी प्रकार का प्री के बाद और मेंस के बीच में समय सीमा 3 महीने से ज्यादा तो नहीं देगी। और आप स्वयं फिर क्या करेंगे, जो फ्रेशर जिन्होंने इस तरीके को फॉलो नहीं किया है, वो फिर पोस्टपोन गैंग जो है, आप उस पोस्टपोन गैंग का हिस्सा बनेंगे। और बधाई हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पोस्टपोन गैंग का हिस्सा बन गए, आप आरएस तो नहीं बने, ठीक है, ये चीज तो है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपको हो सकता है थोड़ी बुरी लग रही हो कि ये सारी चीजें क्या बकवास कर रहा है, लेकिन देखिए तथ्य यही है। और मैं आप लोगों से, आप मुझे अपने बड़े भाई के रूप में समझ सकते हैं, या फिर मैं एक विद्यार्थी के रूप में आप समझ सकते हैं मेरे को। और ये जो चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर करी। एक मैं चीज और आपके साथ बताना चाहूंगा, प्री और जब इसका रिजल्ट आता है, इसके बीच का जो समय होता है ना, ये जो समय है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है, ये समय इतना क्रूशियल है, इस समय को कभी भी वेस्ट ना होने दें, ठीक है। इस समय के वेस्ट का मतलब क्या होता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इस समय की को वेस्ट से संबंधित मैं आपको बताता हूँ, ये समय वेस्ट ना करें। आर एस प्री एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये वीडियो इतनी बार सर्च किया जाएगा कि इसकी संख्या नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बार इसको सर्च किया जाएगा। इस चीज से आप अगर बच गए तो मान लीजिए आप बहुत ज्यादा लोगों से आगे हो जाएंगे, और अगर आपने इस साइकिल में फंस गए, इस कट ऑफ वाली साइकिल में फंस गए, तो मान लीजिए आप बहुत लोगों से पीछे भी हो जाएंगे, क्योंकि प्री से लेके और इसके रिजल्ट तक का जो समय है ना, इसमें आप अपनी तलवार, जो तलवार होती है या आपकी तैयारी है, इसको धार दे सकते हैं, ठीक है, इसको क्या दे सकते हैं, धार दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं चाहूंगा आपको कि इसमें समय वेस्ट ना करें। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना रिवाइज करें, जितना ज्यादा हो सके चीजों को एनालाइज करें, जितना ज्यादा हो सके उतना रिटेन करें, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना क्या करें, रिटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। और जितना आप रिटेन करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। कहां पे डिलीवर करेंगे, एग्जाम हॉल में डिलीवर करेंगे। और आपकी हालत जो है वो ऐसी तो नहीं होगी, ऐसी हालत आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो इस हालत से बचने के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन करना है, ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये मेरी जो एक बेसिक स्ट्रेटेजी थी, जिसको मैंने खुद में फॉलो किया, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही वो मैंने कहीं से रिफर कर ली, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, उसका यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, या फिर आप एक मेंटर रखिए, ठीक है, मेंटर रख सकते हैं आप। उन मेंटर के थ्रू जो है आप उस एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, बाकी टॉपिक आपके अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, आप उसकी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्सेज रखिए, ऑथेंटिक सोर्सेज का मतलब कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज, वही आरबीएससी की बुक्स, जो स्टेट एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे शुरुआत में, क्योंकि ये पका पकाया मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन पका पकाया मटेरियल की आप एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो ज्यादा बेटर है। आप एक ऐसी सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं जहां पे आपको कुछ भी पका पकाया नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको सारी चीजें जो है अपने दम पे करनी है, आपके आर्ट जो है, अभी आप पढ़ेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो आप अभी आगे बनने जा रहे हैं, वो एक आर्ट है, ठीक है, ना कि साइंस है, ठीक है। साइंस नहीं है, उसमें वैल्यूज वगैरह इंक्लूजन है वैल्यूज का, ठीक है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में आपको और अच्छे से विस्तृत रूप में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें करिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए। ऐसा नहीं कि आपको जिस चीज में मजा आ रहा है उसको दिए जा रहे हैं और उसमें, तो उसमें मान लीजिए कि आउटपुट नहीं है, मान लीजिए उसके सवाल नहीं आते हैं, तो प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। मॉक टेस्ट के एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट के एनालिसिस यानी कि आपको वीकली मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए मान लीजिए, या फिर 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। और उसके बाद ऐसा नहीं कि टेस्ट देके आ गए और कुछ सवाल आए, कुछ सवाल नहीं आए, ठीक है, हो गया काम, टेस्ट देना ही था, नहीं। जो नहीं आए ना, उनकी एक अलग से फाइल बनाइए, उस फाइल के अंदर आपको नोट डाउन करना है कौन सी चीजें शॉर्ट में, इन शॉर्ट, जैसे यूट्यूब शॉर्ट करते हैं ना, ठीक है, रील्स वगैरह देखने का बहुत शौक होगा आप लोगों को, ऐसी रील्स ही पसंद आती है आजकल तो अनशेट। तो उन चीजों को देखने के बजाय आप क्या करें, शॉर्ट में रिवीजन वगैरह, शॉर्ट में मॉक टेस्ट एनालिसिस करते रहिए। और रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, ये तो की टू सक्सेस है, ठीक है। तो अब आप जो है, अगर आपको ये सब चीजें सही लगेगी तो आप फिर मुझे ये कह सकते हैं कि भाई मकसूद भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं लगती है तो भी आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीजें समझ में आई होगी, कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठी भी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है आप कंप्लीटली देखना, ठीक है। इसको एक बार आप और अगर जो है अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली फ्रेशर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप इस विशियस साइकिल, हमारे एक टर्म है विशियस साइकिल, विशियस
साइकिल, इस विशेष साइकिल में ना फंसे कि प्री दिया, फेल हो गए, फिर से कोचिंग करी, फिर इस तरीके की एक साइकिल में फंसे ना, उन फेलियर से बचते हुए बहुत कम समय में अगर अपना सिलेक्शन लेना है आपको, तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। और मैं माफी चाहता हूँ जो भी कोचिंग फैंस है उनसे, ठीक है। और बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, अपने जो फैसले हैं वो आप ले सकते हैं, और अपने फैसलों में हमेशा रखें तार्किकता, ठीक है। तार्किकता अगर आप रखेंगे, ठीक है, रैशनैलिटी जब आप रखेंगे, तो उन रैशनैलिटी के आधार पर आप क्या करेंगे, सही और गलत की पहचान कर पाएंगे, ठीक है। और सही और गलत की पहचान आज की तारीख में बहुत कम लोगों से होती है, और जिनसे होती है वही आपको जो है मॉक इंटरव्यूज में दिखते हैं, और वही उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। तब तक के लिए इसी चीजों को जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये सारे तथ्य समझ में आए होंगे, ठीक है। और भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, या फिर कोई भी चीज मेरे से एक्सपेक्टेड है आपको कि भाई मुझे ये चीज करनी चाहिए इन फ्यूचर, और ये जो चैनल है अभी मैंने लेटेस्ट ही बनाया है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें और क्या सुधार कर सकता हूं मैं, और कौन से कंटेंट मुझे डालने चाहिए, तो आप जो है फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने सहभागियों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो भी आरएस, रीट, पटवार आदि जितनी भी राजस्थान से संबंधित परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो है। और बाकी ये चैनल है आप ही का चैनल है, ठीक है। इस पे अपने सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक भी चाहिए तो मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी तक मैंने करवाई नहीं है। कमेंट सेक्शन में जैसे भी जो भी बच्चे डिमांड करेंगे उस अकॉर्डिंग मैं कर लूंगा, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स है वो मैंने पहले से शेयर कर रखे हैं, तो आप टेलीग्राम की जो है चैनल पे जाके, हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो उनको आप पढ़िए, और अपने सुझाव हैं, अपने कोई भी डाउट्स हैं उनको आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।